Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to do the third part of our chapter, that is the age of revolutions। मतलब कि एक पीरियड था जिसमें सिर्फ रिवॉल्यूशंस हुए यूरोप में। वो पीरियड था कब से कब तक का? 1830 से लेकर के 1848 तक का। लेट्स रीड अबाउट दिस। तो सबसे पहले तो ये बात इसमें दी गई है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसके दिया गया है कि जो कंजर्वेटिव्स थे, जो वहाँ की कंजर्वेटिव्स थे, उन लोगों ने जब पावर को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म कहाँ बढ़ करके सामने आया। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बढ़ करके सामने आया। जैसे कि कौन कौन से रीजन? यूरोप का इटालियन और जर्मन स्टेट, ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड। ये रिवॉल्यूशंस किए किसने थे? अब ये रिवॉल्यूशंस उन लोगों ने किए थे जो कि एजुकेटेड पीपल थे और प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और कमर्शियल मिडिल क्लास के वो मेंबर्स थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहला अपहीवल जुलाई 1830 में फ्रांस में हुआ। The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। तो क्या हुआ देखिए, जब बर्बन किंग्स जो आए थे, जब लिबरल रिवॉल्यूशनरीज आए, उन लोगों ने क्या किया? लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? बर्बन किंग्स को उठा करके फेंक दिया। ऐसा हम कह सकते हैं कि उठा करके उन्होंने फेंक दिया। और उनके जो रिवॉल्यूशनरीज का जो हेड था वो कौन था उस टाइम पर भी? मतलब कि हेड बोल सकते हैं, जो उनकी हेल्प कर रहा था वो थे लुइस फिलिप। ओके, तो मेटरनिच जो कि बर्बन के किंगडम का था, मेटरनिच जो था उसने कहा कि जब फ्रांस ठीकता है, मतलब कि ये रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुए थे? फ्रांस से स्टार्ट हुए थे जुलाई 1830 में। तो मेटरनिच ने ये एक वर्डिंग कही कि जब फ्रांस ठीकता है तो पूरे के पूरे जो यूरोप को है कोल्ड हो जाता है। मतलब कि जब फ्रांस कुछ करना शुरू करता है, रिवॉल्यूशन करना शुरू करता है, तो पूरा का पूरा यूरोप उसमें शामिल हो जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। तो एक क्या हुआ, जब जुलाई का रिवॉल्यूशन हुआ तो ब्रुसेल्स में भी एक चिंगारी बोल सकते हैं, आग लग गई कि ठीक है, जो कि बेल्जियम में था, ब्रुसेल्स, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द, किस लिए कि वो उसको यूनाइटेड किंगडम से अलग होना था। ठीक है, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो ये जो फीलिंग थी नेशनलिस्ट की, ये पढ़े लिखे लोगों में कहाँ से आई? कि उनको ये दिखाई दिया जब ग्रीक की इंडिपेंडेंस की वॉर हुई तो उन लोगों में भी एक नेशनलिस्ट की फीलिंग आई। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 5th सेंचुरी। ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रह चुका था 5th सेंचुरी से। The growth of revolutionary nationalism in Europe is sparked of a struggle for independence amongst the Greek, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। तो ग्रीक्स के जो लोग थे, ग्रीस के जो लोग थे, उनको कहाँ से सपोर्ट मिला? ग्रीक पीपल से उनको सपोर्ट मिला और उन लोगों को एक सिंपैथी मिली यूरोपियन से भी, वेस्ट यूरोपियन से भी। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो जो वहाँ के जो ग्रीस के जो आर्टिस्ट और पोइट्स थे, वो लोग क्या था? लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने क्या दिखाया कि जो ग्रीस है वो एक तरह का यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक झूला है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट, और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया कि सपोर्ट ग्रीक के लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि वो स्ट्रगल करें मुस्लिम एम्पायर से अपने आप को बचाने के लिए। मतलब कि उस टाइम पर वहाँ पर एक मुस्लिम एम्पायर का जो राज चल रहा था। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर when he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। जो एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने ग्रीक के टाइम पर एक फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे, जो कि लड़ाई के लिए वहाँ पर गए थे, वो उनकी डेथ हो गई किसमें? 1824 में। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी 1832 में, जिसमें क्या हुआ, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया। ठीक है, ये थी ग्रीस की कहानी कि ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट हुआ। अब देखते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape national feelings. तो ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो सिर्फ वहाँ से नहीं आया था कि लड़ाइयाँ हों, तो लोगों के अंदर ये भी था कि हमें अपने कल्चर को बचा के रखना है। हमारी जो पोइट्रीज है, आर्ट्स है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, उनको हमें बचा के रखना है। A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuition and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. तो वहाँ के जो पोइट्स थे और जो स्टोरी राइटर्स थे, जो भी थे वहाँ पे आर्टिस्ट थे, वो क्या करते थे, उनका जो काम था वो, उनका एक काम ये बन गया था कि वो एक कलेक्टिव हेरिटेज वहाँ पर बांटें। ठीक है, एक कॉमन कल्चरल पास्ट वहाँ पर हो और उनके नेशन का सिर्फ बेसिस यही होना चाहिए। वो इस तरह से लोगों की सोच बनाना चाहते थे। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉहन गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building. तो इन्होंने कहा था, जो जॉन, यहाँ पर नाम दिया गया, देखिए, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर थे। इन्होंने कहा था कि जर्मन जो कल्चर है वो कॉमन पीपल से ही निकल के आता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स से, फोक पोइट्री से, फोक डांसेस से ये एक ट्रू स्पिरिट जर्मन कल्चर की निकल के आती है। तो इसलिए ये जरूरी है हमारी नेशन बिल्डिंग में। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. तो अब क्या था, अब उन लोगों को जो अभी तक तो एजुकेटेड पीपल रिवॉल्यूशन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों का काम क्या था, अब क्या काम था कि जो इलिटरेट पीपल हैं, जो मतलब कि इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको भी समझाना है कि हमें नेशनलिज्म चाहिए। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और ये क्या भी था, पोलैंड में जाता था, विच हैड बीन पार्शियंड एट द एंड ऑफ 18th century बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जो जिसको अलग कर दिया गया था, किससे, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया से। आपको पीछे मैंने बताया था कि पोलैंड को रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जबकि पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह नहीं था, लेकिन तब भी वहाँ पर क्या थी, एक नेशनल फीलिंग अभी भी बची हुई थी। कैरोल करपिंस्की for example celebrated the national struggle through his operas and music and turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. तो यहाँ पर ये एक कैरोल करपिंस्की नाम है, जिन्होंने क्या किया था, नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट किया, म्यूजिक और ओपेराज के थ्रू। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी नेशनल सेंटिमेंट्स को बनाने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज ऑफ फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब रशियन ऑक्यूपेशन आया उसके बाद क्या हुआ, पॉलिश लैंग्वेज को सारे स्कूलों में लागू कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। उसके बाद रशियन लैंग्वेज सब जगह इम्पोज कर दी गई। ठीक है, इन 1831 an armed rebellion against Russian took place, a rule took place in which was ultimately crushed. 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुई, किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट हुई, रशियंस के अगेंस्ट हुई, जो रशियन वहाँ पे रूल कर रहे थे उनके अगेंस्ट हुई। Following this, many members of the clergy in Poland began to use as a weapon of लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। उसके बाद लोगों ने क्या करना शुरू, पोलैंड के जो लोगों ने थे वहाँ पे क्या करना शुरू किया, उन्होंने लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पॉलिश जो थी वो हर जगह यूज होने लगी, चर्च गैदरिंग्स में, और जहाँ भी कोई इंस्ट्रक्शंस देने होते थे पॉलिश में ही दिए जाते थे।
As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. उससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों को जेल भेजा गया, बहुत से लोगों को क्या गया, पनिश किया गया रशियन रूलर्स के द्वारा. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. तो पोलैंड के लोग जो है पॉलिश यूज करने लगे थे और वो उनका एक स्ट्रगल था. वो स्ट्रगल ही कर रहे थे. अगर वो अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे तो वो अपने जो फ्रीडम है उसके लिए स्ट्रगल. Hunger, hardship, and popular revolt. The 1830s were a year of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. तो 1830 जो था बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वहाँ पे क्या चल रही थी, फाइनेंशियल की बहुत ही कमी चल रही थी वहाँ पे, और एक हार्डशिप था बहुत ज़्यादा यूरोप में. फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन फर्स्ट हाफ जो था 19th सेंचुरी में वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, और जिससे क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप वहाँ पर आई. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये चीज़ हुई कि एम्प्लॉयमेंट कम था लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेने वाले बहुत ही ज़्यादा थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. तो जो रूरल के जो एरियाज थे, जो गाँव थे बसे हुए थे, वो सिटीज़ में जाने लगे. Small producers in towns were often faced with stiff competition and from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. अब जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे वो क्या करते थे, वो तो चीप मशीनों पे काम करते थे, छोटी मोटी मशीनों पे काम करते थे. लेकिन अब क्या हुआ, जो एक कंपटीशन उनके लिए आ गया था, जो सामान इंग्लैंड से बन के आता था वो उसको ज़्यादा ज़्यादा महत्वता दी गई. दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ऐसा ही किसमें हुआ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी हुआ. ठीक है, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स, जो कि पहले सिर्फ घरों में करते थे वहाँ के लोग, लेकिन अब क्या हुआ, सब कुछ मकैनाइज्ड हो चुका था. इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर्स. अब कुछ रीजन्स यूरोप के ऐसे थे जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी मतलब कि जो बड़े बड़े लोग थे वो तो हमेशा से पावर एंजॉय करते आ रहे थे और वो अब भी कर रहे थे, लेकिन जो पीजेंट्स थे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था. फ्यूडल ड्यूज की वजह से और ऑब्लिगेशंस की वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. अब उससे क्या हुआ, जब इस तरह से होने लगा, मतलब कि इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई, तो फूड के जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जब कई बार क्रॉप ख़राब भी हो जाती है उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में मतलब कि पॉपुलिज्म होने लगा. द ईयर 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. उसके बाद क्या हुआ, 1848 में जब इतनी कमी आने लगी खाने की, पीने की, और क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की, जो बेरोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होने लगे, उसके बाद पेरिस के जो लोग थे वो रास्ते पर आ गए. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली. बैरिकेड्स को इरेक्ट किया गया और लुइस फिलिप जो थे, जब बर्बन के जो उनके लुइस फिलिप जो थे उनको फ्ली करने के लिए फोर्स किया गया.
मतलब कि उनको वहां से भागने के लिए फोर्स किया गया। अब देखते हैं, अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट्स मेल अबव 21। एक नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि सफरेज मतलब कि 21 से अबव के लिए सबको, 21 से अबव के जो मेल्स होंगे सभी को राइट टू वोट मिलेगा, एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और राइट टू वर्क भी उनको मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स वर सेटअप। नेशनल वर्कशॉप्स वहां पर प्रोवाइड की बनाई गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders of finished textile but drastically reduced their payment. और एक रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ? सिलीसिया में क्या हुआ था 1845 में? सिलेसिया के जो लोग वीवर्स थे, वहाँ पे जो लोग थे वीवर्स, जो बुनाई करने वाले लोग होते हैं उनको वो बोलते हैं, वो लोग थे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि उनको रॉ मटेरियल दिया गया और उनको टेक्सटाइल्स बना करके देने थे। लेकिन जब उन्होंने टेक्सटाइल्स दिए, ऑर्डर फिनिश किया, तो क्या हुआ, उन लोगों ने उनकी जो पेमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई। द जर्नलिस्ट विलहेम वॉर डिस्क्राइब द इवेंट इन अ सिलीसियन विलेज एज फॉलोज। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ था, पूरा का पूरा यहाँ पर एक इवेंट दिया गया है ये। इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation। तो वहाँ पर क्या होता था कि सिलेसियन विलेज में क्या होता था कि वीविंग जो था बहुत ही ज़्यादा चलने वाला काम था। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, द desperate need for job has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods by the order, goods they order। तो मिजरी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, दुख बहुत ज़्यादा था जब हंगर हुआ है ना, ये सब इकोनॉमिक जो चेंजेस हुए थे उसकी वजह से, और लोगों को बहुत ही बेकरारी से क्या था, जॉब की ज़रूरत थी। तो इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत फ़ायदा उठाते थे। और पहले तो वो क्या करते थे कि पहले तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, लेकिन उसके बाद वो उस ऑर्डर की क्या कर देते थे, पेमेंट जो है कम कर देते थे। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs of up to the mansion of their contractor, demanding high wages. They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its legend window pane। तो इससे क्या हुआ, अब 4 जून को 2 बजे बहुत ज़्यादा वीवर्स की जो क्राउड थी, पूरी भीड़ मार्च करके गई, और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मैंसन था, उसका जो बंगला था, वहाँ पर जाकर उन्होंने बेसिकली हम बोल सकते हैं एक रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। मतलब उसकी खिड़की दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए, ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भाग के चला गया आसपास के किसी गांव में, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई शेल्टर नहीं मिला, किसी ने शेल्टर नहीं दिया कि ऐसा इंसान है, हम इसको रहने के लिए जगह नहीं देंगे। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेशन्ड द आर्मी। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। और वो 24 घंटे बाद वापस आया। जब तक क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, 11 जो वीवर्स थे उनको मार दिया गया। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब ये था रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? Parallel to the revolt of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by educated middle class was underway। तो ये रिवॉल्यूशन तो अलग अलग चल ही रहे थे कि कोई वीवर रिवॉल्यूशन कर रहा है, कोई स्टार्विंग पीजेंट्स हैं, कोई भूखे मर रहे हैं वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक रिवॉल्यूशन चल रहा था एक एजुकेटेड लोगों का, जो मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड थे। इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutional with national unification। अब जहाँ कुछ अलग पार्ट्स में यूरोप के, जहाँ पे अभी भी कुछ नेशन स्टेट्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, और मेन एंड वुमेन, वहाँ के लोगों ने, सभी लोगों ने, औरतों ने भी और आदमियों ने भी क्या किया, मिल करके एक डिमांड रखी अपनी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिफिकेशन होनी चाहिए, हमारे पास एकजुटता होनी चाहिए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution
freedom of the press, and freedom of association. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. उसके बाद क्या हुआ, जर्मन के जो रीजन्स थे, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मेंबर, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस जो आर्टिशंस थे, वो एक साथ आए फ्रैंकफर्ट की सिटी में. और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे. ऑन 18 May 1848, 831 इलेक्टेड representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convented in the Church of St. Paul. उसके बाद 18 में 1848 को क्या हुआ, 831 लोग जो इलेक्ट किए गए थे वो प्रोसेशन के लिए कहाँ पे गए, फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में गए. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm for King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो अब वो लोगों ने क्या किया, तो उन लोगों ने जर्मन नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो कि मोनार्की हेड करने वाली थी, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर में ही हेड करती. व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर द क्राउन ऑन दीज टर्म्स, इस टर्म पर के जब एक क्राउन फ्रेडरिक विल्हेम फोर को दिया गया, तो जो कि प्रशिया के किंग थे, तो उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया. ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या करना था, जो इलेक्टेड असेंबली थी वो उसके अपोजिशन में थे, जो असेंबली इलेक्ट की गई थी वो उसके अपोजिशन में थे. वाइल द अपोजिशन ऑफ aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded. अब क्या हुआ, जब एरिस्टोक्रेसी, जो बड़े बड़े लोग थे और मिलिट्री थी, उसके जो अपोजिशन ज़्यादा बढ़ गया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गया, तो सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द. अब पार्लियामेंट क्या हुआ कि पार्लियामेंट भी डोमिनेट होने लगा मिडिल क्लास से. डोमिनेट मतलब कि मतलब वो लोग भी अपोज करने लगे, मिडिल क्लास के लोग, पार्लियामेंट को, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो वर्कर्स की डिमांड थी, जो आर्टिसंस की डिमांड थी, उसको ख़त्म कर रहे थे, उसको रेजिस्ट कर रहे थे, उसको रोक रखा था उन्होंने. इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड. लास्ट में क्या हुआ, ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को वहीं पर डिसबैंड कर दिया गया. The issue of extending political rights to women was a controversial
one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the year. अब एक इशू ये था कि वुमेन को क्या था, एक अपनी एक आज़ादी नहीं मिल रही थी, राइट्स टू वुमेन नहीं मिल रहे थे, जो उनके राइट्स थे वो नहीं मिल रहे थे. उससे क्या हुआ, वुमेन, बहुत सारी वुमेन्स ने इस लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. Women had formed their own political association, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. तो वुमेन ने क्या किया, अपना एक अलग वो बनाया, अपना एक अलग एसोसिएशन बनाया, पॉलिटिकल एसोसिएशन, न्यूज़पेपर्स उन्होंने ढूंढे और क्या बोलते हैं, मीटिंग्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स में उन्होंने पार्ट लिया, डिमॉन्स्ट्रेशंस में उन्होंने पार्ट लिया. डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. और इसके अलावा उनको क्या था, सफरेज का भी राइट नहीं था, मतलब कि राइट टू उन्हें वोट भी नहीं दिया गया था. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. तो लेकिन अभी जब मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट की जो मतलब पार्लियामेंट में जो मीटिंग हुई थी, उस टाइम पर भी क्या हुआ, वुमेन को वो कोई भी राइट नहीं दिया गया और सिर्फ उनको कहा गया कि वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं, जो कि गैलरी में से खड़े होकर के देख सकती हैं. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो लिबरल मूवमेंट्स थे वो थोड़ा बहुत सप्रेस हो गए, लेकिन जो पहले के ऑर्डर थे उनको वो पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the year 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in West Europe before 1815. अब ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थी वहाँ पे, ऑटोक्रेटिक मतलब कि जो कंट्रोल गवर्नमेंट का पब्लिक के हाथ में होता है, ठीक है, वो जो मोनार्कीज जो थी वहाँ पे वो क्या कर रही थी, वो चेंजेस अब इंट्रोड्यूस कर रही थी जो कि वेस्टर्न यूरोप में पहले से आ चुके थे, 1815 से पहले ही आ चुके थे. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominion and in Russia. तो serfdom and bonded labor मतलब कि serfdom मतलब कि किसी के अंडर में फोर्सफुली काम करना, उसे भी अबॉलिश किया गया. कहाँ पर, हैब्सबर्ग और रशिया में. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867. हैब्सबर्ग के जो रूलर थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी हंगेरियंस को, हंगरी के लोगों को 1867 में. ओके, तो ये आपका बच्चों, ये आपका जो था थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का. फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.